हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट फॉर बीकॉम बीबीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर हमारा चैप्टर है डायरेक्टिंग। सो डायरेक्टिंग जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एक पूरी यूनिट को कवर करता है, यूनिट नंबर 4 को। बट ये ईजी है, अगर आप इसको अच्छे से सुन लेते हैं, जो मैं समझाऊंगा समझ लेते हैं और पॉइंट्स याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स ये आपको चैप्टर दिला सकता है। सबसे पहले आपको पता है मैनेजमेंट के फंक्शंस, है ना, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। थोड़ा ही लिखूंगा, बाकी तो अधिकतर टाइप करवा रखा है मैंने, लेकिन समझाने के लिए कहीं कहीं मेरे को लिखना पड़ेगा। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस मतलब वो काम जो एक मैनेजमेंट के अंदर किया जाता है। मैनेजमेंट तो अपने आप में एक प्रोसेस है, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस को करने वाला कौन होता है? मैनेजर। जो मैनेजर होता है वो इन फंक्शंस को, इन कामों को, इन कार्यों को करता है। यानी कि एक मैनेजर को मैनेजमेंट करते टाइम क्या क्या काम करने चाहिए। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है प्लानिंग, जो हमने किया था, ठीक है। फिर आ जाता है आपका ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। फिर आ जाता है आपका ऑर्गेनाइजिंग के बाद में स्टाफिंग। फिर आ जाता है आपका स्टाफिंग के बाद में डायरेक्टिंग, एंड देन आ जाता है कंट्रोलिंग। तो ये सब क्या है? ये सब है क्या? ये प्लानिंग हो गया आपका, या फिर आपका ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया। तो 1 2 3 4 और 5, तो ये पांचों के पांचों फंक्शंस हैं जो एक मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर किए जाते हैं, और मैनेजर इस काम को करता है। मैनेजर सबसे पहले प्लानिंग करता है ना, कि क्या ऑब्जेक्टिव है, इसको कैसे अचीव करना है, उसकी पूरी प्लानिंग चलती है। प्लानिंग वाले चैप्टर में हमने समझा था। फिर वो ऑर्गेनाइज करता है किसको? रिसोर्सेस को। मैन मटेरियल, मशीन, मेथड, कैपिटल वगैरह जो कितना लगेगा, वो सब कुछ उन रिसोर्सेस को अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है, उसका अच्छे से स्ट्रक्चर बनाता है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आ गया। फिर स्टाफिंग, स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है। तो यहां तक तो ओनली पेपर वर्क चल रहा था, यहां तो पेपर वर्क ही चल रहा था ना, आप देखोगे तो, ठीक है। पेपर वर्क में ही प्लानिंग बना रहे थे, पेपर के ऊपर ही पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे। फिर स्टाफ को किसको कहां अपॉइंट करना है, किसको ट्रेनिंग देनी है, कैसे देंगे, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा, वो पूरा स्टाफिंग के अंदर हम तय कर रहे थे। तो अभी तक देखा जाए तो पेपर वर्क हो रहा था, एक्चुअल वर्क स्टार्ट नहीं हुआ था। यहां तक जब तक स्टाफिंग हो जाता है तब तक हमारे पास में पूरा का पूरा प्लानिंग तैयार होता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है, सारा स्टाफ अपॉइंट हो जाता है। अब क्या करें? अब उन स्टाफ को डायरेक्ट करना है, डायरेक्शन देना है कि आप भैया ये काम करो। बिजनेस के अंदर दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, है ना। रिसोर्सेज की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग में काम आता है रिसोर्सेज। एक होते हैं फिजिकल रिसोर्सेज और एक होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज में क्या क्या आते हैं? इसके अंदर आ गया आपका मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड, ये क्या है? फिजिकल रिसोर्सेज से। और ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या आते हैं? आपके मैन। तो हमने क्या किया, स्टाफिंग तक ये सारे रिसोर्सेज का स्ट्रक्चर बना दिया, लोगों को अपॉइंट कर लिया। लेकिन अब ये रिसोर्सेज अपने आप तो काम करेगी नहीं, और मैन भी अपने आप काम नहीं करना पड़ेगा, नहीं करेंगे। अब मैनेजर क्या करेगा? इन मैन को, इन ह्यूमन रिसोर्सेज को डायरेक्ट करेगा ताकि वो इन कामों को करे। और कैसे करे, उसकी पूरी प्लानिंग पहले से तैयार है। और किसको रेस्पॉन्सिबिलिटी देती है, किसको अथॉरिटी देनी है, किसको कितनी पावर मिलेगी, पावर्स का डेलीगेशन कैसे करना है, वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं। अब यहां से एक्चुअल वर्क स्टार्ट हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? इनके ऊपर कंट्रोल करते हैं। वो कंट्रोलिंग चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि डायरेक्टिंग होता क्या है। ओके, आइए थोड़ा सा हम यहां पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है। देखो, मीनिंग इन द ऑर्डिनरी सेंस। ऑर्डिनरी मतलब ये जो मैंने बताया ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो डायरेक्टिंग क्या है? जैसे एक मूवी डायरेक्टर होता है, आपने सुना होगा ना, वो क्या करता है? पूरी मूवी को डायरेक्ट करता है ना। पूरा जिम्मा उसके ऊपर ही होता है, बाकी सब तो अपना अपना काम करते हैं। एक्टर अपनी एक्टिंग करता है, राइटर अपने हिसाब से वो स्क्रिप्ट लिखता है, ठीक है।
कैमरामैन अपने हिसाब से कैमरा पे फोकस करता है, एडिटर अपने हिसाब से एडिटिंग भी करता है, सिंगर अपने हिसाब से सिंगिंग करता है, म्यूजिक आर्टिस्ट अपने हिसाब से म्यूजिक बनाता है। तो सब लोग अपना अपना काम सबको बांटा हुआ है, सबको उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और पावर भी दे रखी है। लेकिन डायरेक्टर क्या करता है, उनको डायरेक्ट करता है ना। जैसे ही एक्टर जो है वो स्टेज पे जाके खड़े हो जाएंगे और जब तक डायरेक्टर एक्शन नहीं बोलेगा तब तक वो काम होगा नहीं। सो डायरेक्शन इज अ एक्शन। सो ऑर्डिनरी सेंस में हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। वैसे डायरेक्टिंग का मतलब होता है मींस गिविंग इंस्ट्रक्शन, निर्देश देना, एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क, और गाइड करना। कितना भी बड़ा अच्छा एक्टर क्यों ना हो, अगर डायरेक्टर अच्छा नहीं है, डायरेक्ट उसको अच्छे से करना नहीं आ रहा है, डायरेक्शन देना अच्छे से नहीं आ रहा है, गाइड करना अच्छे से नहीं आ रहा, तो मूवी अच्छी नहीं बनेगी। तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे एक्टर की भी बहुत बेकार मूवी बनी हुई है, आपको पता हो, है ना। और डायरेक्शन अच्छा है, डायरेक्टर अच्छा है, तो वो बेकार एक्टर से भी अच्छी एक्टिंग करवा लेगा। सो डायरेक्टिंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन ऑर्गेनाइजेशन, और अगर नॉर्मल वे में भी हम बात करें, क्योंकि इसमें है डायरेक्टर जो है डायरेक्टिंग के अंदर इंस्ट्रक्शन देता है और गाइड भी करता है। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी सिचुएशंस लाइक ए होटल। अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें तो होटल ओनर डायरेक्टिंग हिज एम्प्लॉइज टू कंप्लीट सर्टेन एक्टिविटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। जैसे होटल का मालिक जो होता है या मैनेजर जो होता है वो अपने एम्प्लॉइज को डायरेक्ट करता है ताकि वो अपना काम कर सके। एंड अ टीचर डायरेक्टिंग हिज स्टूडेंट टू कंप्लीट एन असाइनमेंट, और टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को डायरेक्ट करता है कि आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर दो, और केवल डायरेक्शन नहीं देता है, उस असाइनमेंट कंप्लीट कराने में वो गाइड भी करता है। ओके, नेक्स्ट, एंड अ फिल्म डायरेक्टर डायरेक्टिंग द आर्टिस्ट अबाउट हाउ दे शुड एक्ट इन द फिल्म। ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया, तो ये ऑर्डिनरी मीनिंग है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मीनिंग है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, अब आगे और बढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं यहां पर, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, ये इंपोर्टेंस नहीं है, एक सेकेंड बेटा, है ना। तो ये हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग, है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक था, मैंने इसको सही कर दिया, क्योंकि डायरेक्टिंग जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। यस, डायरेक्टिंग से ही एक्शन स्टार्ट होता है। अभी हमने सीखा इसको, अभी हमने समझा इसको। यस, अभी पूरा मैंने डिटेल में बताया कि इससे पहले जो काम होता है वो एक तरीके से पेपर वर्क होता है। डायरेक्टिंग से क्या होता है, एक्शन स्टार्ट हो जाता है। सो एक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्टिंग से क्या स्टार्ट हो जाता है बेटा, एक्शन स्टार्ट हो जाता है। एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग इज अ की मैनेजरियल फंक्शन। की मैनेजरियल फंक्शन मतलब क्या होता है, मैनेजर द्वारा किया जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, वो डायरेक्टिंग है। ठीक है, a manager has to perform this function along with planning, organizing, staffing, है ना, planning, organizing, staffing and controlling while discharging his duties in the organization. While other function prepare setting for action, directing initiate action in the organization. ये most important जो मैंने आपको समझाया था। देखो क्या है, जो अदर फंक्शन है जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, वो तो एक एक्शन को सेटअप करते हैं। और डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग जो है वो एक्शन को इनिशिएट करता है, यानी कि काम होना स्टार्ट हो जाता है। यस, सॉरी। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट का चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, जिसको फर्स्ट लाइन या सुपरवाइजर लेवल बोल सकते हैं, हर जगह मैनेजर को डायरेक्ट करना पड़ता है अपने सबोर्डिनेट्स को। सबोर्डिनेट्स का मतलब होता है अपने नीचे काम करने वाले लोगों को। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यस, है ना, ऊपर से नीचे की और डायरेक्टिंग जो है वो फ्लो करता है। टॉप लेवल वाले जो मैनेजर है वो किसको डायरेक्ट करते हैं, मिडिल लेवल वाले मैनेजर्स को, और मिडिल लेवल वाले मैनेजर्स किसको डायरेक्ट करते हैं, लोअर लेवल वाले मैनेजर को, और लोअर लेवल वाले मैनेजर किसको डायरेक्ट करते हैं, उनके नीचे काम करने वाले सुपरवाइजर्स, एम्प्लॉइज, वर्कर्स को। तो इस तरीके से टॉप टू बॉटम आता है। तो बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है और इजी है। डायरेक्टिंग जो है वो एक्शन इनिशिएट करता है। डायरेक्टिंग जो है वो मैनेजमेंट के हर लेवल पे होता है। डायरेक्टिंग का जो फ्लो है वो टॉप टू बॉटम लेवल पे होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यस,
डायरेक्टिंग जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, डेली रूटीन में काम आने वाली चीज है, क्योंकि मैनेजर का काम है सुपरवाइज करना, डायरेक्ट करना। डायरेक्ट का मतलब उनको काम सौंपना, उनको बोलना भैया ये काम करो, उसके ऊपर सुपरवाइज भी करना और उनको काम करने में गाइड भी करना, उनको हेल्प भी करना। ओके, तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी डायरेक्टिंग की। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो फर्स्ट पॉइंट बिना पढ़े हम बता सकते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टिंग नहीं होगा तो एक्चुअल में एक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा, केवल पेपर वर्क पड़ा रहेगा। डायरेक्टिंग से, डायरेक्शन से बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्शन स्टार्ट हो जाता है, एक्चुअल काम स्टार्ट हो जाता है। सो डायरेक्टिंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए वन बाय वन करते हैं। डायरेक्टिंग हेल्प इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। जो प्लानिंग बनाई है ना, उसके जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है तो डायरेक्टिंग होना ही चाहिए, वरना बिना एक्शन के तो काम होगा ही नहीं, है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप जो है, आपको बीकॉम के अंदर जो है बहुत अच्छे परसेंटेज बनाने हैं। इसके लिए आपने जो है प्लानिंग बना ली कि भैया मॉर्निंग में 2 घंटे पढ़ूंगा, शाम को 2 घंटे पढ़ूंगा, 4 घंटे डेली स्टडी करूंगा पूरे 6 महीने तक। और इसके लिए रिसोर्सेज क्या चाहिए? बुक्स चाहिए, एक अच्छी सी टेबल चाहिए, कॉपीज चाहिए, आपको पेन्स चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए और टीचर की हेल्प चाहिए, है ना। तो इसके लिए आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया या पेड कोर्स ले लिया और ये सब आपने रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज कर लिए, ये सब हो गया। लेकिन अब मेन आता है डायरेक्टिंग। जब तक आप एक्शन स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक काम स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक उन रिसोर्सेज का यूज नहीं करोगे, तब तक जो आपने सोचा है कि अच्छे परसेंटेज बनाने वो बनेंगे नहीं। तो ओनली रिसोर्सेज से कुछ नहीं होता है। तो डायरेक्टिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन सच अ वे दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है? टॉप लेवल के मैनेजर के ऊपर, मिडिल लेवल के मैनेजर के ऊपर, या लोअर लेवल, या सुपरवाइजर, या सारे एम्प्लॉइज या वर्कर, सभी के ऊपर। तो मैनेजर जब सबको अच्छे से डायरेक्ट करेगा ना, तो सब लोग अच्छे से काम करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस सुधरेगी। मैनेजर जब उनको गाइड करेगा तो उनकी परफॉर्मेंस और अच्छी होगी और उससे ओवरऑल बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। ठीक है, तो डायरेक्टिंग जो है वो हर लेवल पे होनी चाहिए। नेक्स्ट, तो इसका ये इंपॉर्टेंस है कि डायरेक्टिंग की वजह से परफॉर्मेंस जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग गाइड एम्प्लॉइज टू फुल रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी बाय मोटिवेटिंग एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप। यहाँ पर 2-3 चीजें आई है जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। डायरेक्टिंग के ये फैक्टर्स भी हैं, इसमें एक आया मोटिवेटिंग, एक आया प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप। देखो, अगर डायरेक्टर अच्छा नहीं होगा ना, तो सामने कितना ही टैलेंट अच्छा क्यों ना हो, मैंने बताया ना, कितना ही एक्टर अच्छा क्यों ना हो, कितनी ही उसके अंदर कैपेबिलिटी क्यों ना हो, एबिलिटी क्यों ना हो, वो अच्छे से कभी परफॉर्म करवा ही नहीं पाएगा उसको। लेकिन डायरेक्टर अच्छा है तो एक्टर की जो कैपेबिलिटी है ना, उसको वो निखार देगा, वो उसको दिखाएगा पर्दे के ऊपर। सो डायरेक्टिंग से बिजनेस के अंदर काम करने वाले, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले एवरी इंडिविजुअल की जो कैपेबिलिटी है, जो उसकी एबिलिटी है, उसको निखारा जा सकता है। और अगर एबिलिटी और कैपेबिलिटी की 100% पे अगर कोई एम्प्लॉय या हर वर्कर काम करेगा तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फायदा होगा। लेकिन ऐसा कैसे होगा? इसके लिए कई बार डायरेक्टर को उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, है ना, कई बार उनको गाइड करना पड़ेगा, कई बार उनका लीडर बनना पड़ेगा, तब जाके होगा। ओके, तब जाके आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। नेक्स्ट, तो डायरेक्टिंग से ये हो सकता है। तो डायरेक्टिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ नीड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली पीपल हैव अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव डायरेक्टिंग, ये क्या पॉइंट है मैं आपको बताता हूं। इफेक्टिव डायरेक्टिंग through motivation and communication and leadership help to reduce the such resistance and develop require cooperation in introducing changes in the organization। ये क्या बोल रहा है मैं आपको साथ साथ समझाना चाहता हूँ। देखो, ये बोल रहा है 4th नंबर जो पॉइंट था वो ये बोल रहा था कि देखो, आपको देखो जो हमारा आज का टाइम है, मॉडर्न टाइम और पहले भी ऑर्गेनाइजेशन और टाइम जो टाइम टू टाइम पर बहुत सारी चीजें चेंज होती है।
यानी कि एनवायरनमेंट बहुत तेजी से चेंज होता है, लोगों का फैशन, लोगों का सोचने का तरीका, रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, है ना, हर चीज बहुत तेजी से बदलती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको भी साथ साथ में बदलना पड़ता है। जैसे आज 100% किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100% काम जो है वो वर्कर के द्वारा नहीं किया जा सकता, मशीनरी का यूज करना ही पड़ेगा। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन बोले नहीं हम तो मशीन का यूज करेंगे नहीं, तो वो फिर बाहर हो जाएगा, है ना। तो अब होता क्या है कि नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सेप्ट की जाती है मैनेजमेंट द्वारा, तो जो वहां काम करने वाले वर्कर होते हैं वो कई बार उनका विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि उन वर्कर के लिए वो नई चीजें होती है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उनको वो अजीब लगती है। तो फिर वहां पर डायरेक्टिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल आ जाता है। अगर डायरेक्टर अच्छा है, डायरेक्ट अच्छे से कर रहा है, लोगों को अच्छे से मोटिवेट कर रहा है, उसके फायदे गिना पा रहा है, तो लोग समझ जाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। जैसे अभी जो एक किसानों के लिए जो एक एक्ट आया था, है ना, तो वो एक्ट एक्चुअल में देखा जाए तो उसमें बहुत कुछ अच्छी चीजें भी थी, लेकिन गवर्नमेंट उनको अच्छे से कन्विंस ही नहीं कर पाई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ गया। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी ये मिस्टेक है, उनको अच्छे से पहले लोगों को जागरूक करना चाहिए था उस एक्ट के बारे में और फिर उसको लागू करना चाहिए था, लेकिन लागू नहीं कर पाए। तो ऐसे ही ओके। नेक्स्ट, effective directing help to bring stability and balance in the organization since its faster cooperation and commitment among the pupils and help to achieve balance among various groups activity and the department। अगर डायरेक्टिंग अच्छे से होगी ना तो हर डिपार्टमेंट में और बिजनेस के अंदर जितने भी ग्रुप बने हुए हैं उन सब में अच्छे से जो है परफॉर्मेंस होगी, अच्छे से काम होगा। तो ये डायरेक्टिंग की क्या थी, कुछ इंपॉर्टेंस थी। नेक्स्ट पढ़ते हम प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्टिंग यानी कि डायरेक्शन के क्या प्रिंसिपल भी हैं, कुछ कोई सिद्धांत भी हैं जिसको डायरेक्ट करते टाइम मैनेजमेंट को उनको फॉलो करना चाहिए। यस है। सबसे फर्स्ट है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, दैट डायरेक्टिंग टेक्निक्स मस्ट हेल्प एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन to contribute to his maximum potential for achievement of organization objective। देखो डायरेक्टिंग जो है उसका प्रिंसिपल है फर्स्ट मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। आपका डायरेक्शन बिजनेस के अंदर जो आप डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, जो मैनेजमेंट कर रहा है ये काम, वो उसका एक प्रिंसिपल ये है कि भैया आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर हर आदमी का, हर एम्प्लॉय का 100% परफॉर्मेंस होना चाहिए। जो उस व्यक्ति में कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, उसका 100% यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इसका मतलब आप डायरेक्टिंग अच्छे से कर रहे हो। तो ये डायरेक्टिंग का फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया कि हर इंडिविजुअल का, हर एम्प्लॉय का, हर वर्कर का जो उनमें कैपेबिलिटी है उनका 100% यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसका 100% परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। हमारा एक प्रिंसिपल भी था एफडब्ल्यू टेलर का, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। उसके अंदर हम यही पढ़ते थे कि देखो हार्मनी होनी चाहिए, मतलब सहयोग की भावना होनी चाहिए, दबाव, प्रेशर, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए फिर आगे बढ़ना चाहिए। डायरेक्टर का मतलब ये, डायरेक्टिंग का मतलब ये, डायरेक्शन का मतलब ये नहीं होता है ओनली ऑर्डर दे दो, नहीं, ऑर्डर देना है, डायरेक्शन देना है और उसके बाद उसका सुपरविजन भी करना है और उसके बाद में अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का उन एम्प्लॉइज को सॉल्यूशन निकाल के भी देना, यानी कि गाइड भी करना है। तो गाइडेंस भी है साथ में, ओनली डायरेक्शन नहीं है, ओनली ऑर्डर नहीं है, आदेश नहीं है, उसके साथ साथ निर्देश भी है, उसके साथ साथ सहयोग भी होना चाहिए। तभी दो हाथों से ताली बजेगी, एक से नहीं। वरना अगर एम्प्लॉइज ने सोच लिया ना कि नहीं करना है तो वो फिर नहीं करेंगे, कोई कुछ भी कर ले। सो हार्मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल था, यूनिटी ऑफ कमांड। यानी कि जब आप कमांड दे रहे हो तो उसमें यूनिटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जो आपका कोई एक कैटेगरी का काम कर रहा है तो उसको उस कैटेगरी से रिलेटेड सारे काम उसको ही दो, ये होती यूनिटी ऑफ कमांड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बंदा कोई काम कर रहा है लेकिन उससे रिलेटेड कुछ काम किसी और को दे दिए, कुछ और दे दिए, कुछ और दे दिए, तो वो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखो आप पढ़ के, दिस प्रिंसिपल इंस्टेंट दैट अ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, और एक ही सुपीरियर से होना चाहिए।
यूनिटी इन कमांड भी होना चाहिए और यूनिटी इन डायरेक्शन भी होना चाहिए। जो मैंने पहले बताया यूनिटी इन डायरेक्शन था, यूनिटी इन कमांड का मतलब ये होता है कि एक ही सुपीरियर से उसको जो है ऑर्डर आने चाहिए, है ना। जैसे मैं एक एम्प्लॉय हूँ, अब मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मेरे ऊपर 4 बॉस है और 4 के 4 बॉस एक ही टाइम पे कुछ अलग अलग ऑर्डर कर रहे, तो मैं किसी को भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल था ये। फिर नेक्स्ट है आपका अप्रोप्रिएंस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक्स। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अप्रोप्रिएट है इसके, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। According to this principle, appropriate motivational and leadership techniques should be used while directing the pupil based on the subordinate need, capability, attitude and other situational variables। देखो भाई, appropriate डायरेक्शन टेक्निक होनी चाहिए। देखो, हर बंदा एक ही तरीके से काम नहीं करता है, हर बंदे एक ही तरीके उसके इमोशन नहीं होते हैं, हर बंदे की एक ही तरह की नीड नहीं होती है, ज़रूरतें नहीं होती है, हर बंदे का अलग अलग एनवायरनमेंट होता है, अलग अलग बैकग्राउंड होता है, हर बंदे का कल्चर वगैरह सब कुछ अलग होता है। तो एक ही टेक्निक हर बंदे के लिए काम नहीं करेगी। हो सकता है कुछ बंदे ऐसे हो उनको थोड़ा भी काम का बोलो वो फटाफट कर लेंगे, लेकिन कुछ बंदे ऐसे होंगे जो काम नहीं करेंगे, उनको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा, कुछ को डांटना पड़ेगा, है ना, कुछ को डर दिखाना पड़ेगा, किसी को जो है अचीवमेंट दिखाना पड़ेगा, कुछ इंसेंटिव दिखाना पड़ेगा। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, उनका यूज करना पड़ेगा जब आप डायरेक्टिंग करो, है ना। जैसे क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट है या 50 स्टूडेंट है, सभी को एक तरीके से पढ़ाया जा सकता है कि नहीं पढ़ाया जा सकता है। कुछ बच्चे होते हैं तो वो पढ़ाई पे ही अपना ध्यान देते हैं, उनको आप पढ़ाओगे वो फटाफट पढ़ लेंगे, कर भी लेंगे, जल्दी से समझ लेंगे, कैचिंग पावर अच्छी होती है। कुछ बच्चे होते हैं जो एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं उनको सीधी सीधी बात नहीं समझ में आती है, एग्जाम्पल दे के समझ में आती है। कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते, लेकिन उनको भी पढ़ाना पड़ता है कैसे ना कैसे करके। आया समझ में? तो हर किसी के लिए अलग अलग मोटिवेशन, अलग अलग टेक्निक्स काम करती है। ओके, नेक्स्ट मैनेजमेंट कम्युनिकेशन। देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्शन दे रहे हो तो आपका कम्युनिकेशन का लेवल थोड़ा अच्छा होना चाहिए, है ना। अगर कम्युनिकेशन का लेवल अच्छा नहीं हुआ, डायरेक्टर क्या डायरेक्शन दे रहा है वही एम्प्लॉय को समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर वो वहाँ काम नहीं करेगा, सारी चीज़ें काम नहीं करेगी, डायरेक्टिंग जो फंक्शन है वो काम ही नहीं करेगा। इफेक्टिव मैनेजरियल कम्युनिकेशन अक्रॉस ऑल द लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन मेक डायरेक्शन इफेक्टिव। हर लेवल पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से डायरेक्ट कर पाओ। डायरेक्टिंग शुड कन्वे क्लियर इंस्ट्रक्शन टू क्रिएट टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सबऑर्डिनेट्स। जो आप बोल रहे हो, जिस माइंडसेट से आप बोल रहे हो, उसी माइंडसेट से, उसी तरीके से वो उसको समझे। जो आप कह रहे हो उसका वो अर्थ ही वही निकाले जो आप कहना चाहते हो, अनर्थ नहीं। आप कुछ और कह रहे हो, उसने कुछ और समझ लिया, कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। ओके, फिर डायरेक्टिंग इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। यूज ऑफ इंफॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अ मैनेजर शुड रियलाइज दैट इंफॉर्मेशनल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट विद इन एवरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इंफॉर्मेशनल ग्रुप होना चाहिए जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके मैनेजर्स तक पहुंचा सके। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप नहीं होगी तो फिर एक अच्छा लीडर जो है वो अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उनको अच्छे से प्रभावित कर पाता है, और अगर फॉलोअर्स को अच्छे से प्रभावित कर दिया तो फॉलोअर फिर उसका कहना मानेंगे, तो डायरेक्शन थोड़ा आसान हो जाता है। तो अच्छा लीडर होना बहुत जरूरी है। ओके, किसको? मैनेजर्स को। फॉलो थ्रू, ओनली डायरेक्शन देने से कुछ नहीं होता, साथ साथ में गाइड भी करना है, और गाइड करने के साथ साथ फॉलोअप भी लेना है। यानी कि किसी बंदे को बोला ये काम करना है, ओके, वो करने लग गया, उसको साथ में गाइड भी कर दिया। अब रिजल्ट क्या आया, उस रिजल्ट के बेसिस पर भी आपको आगे डिसीजन लेने पड़ेंगे, तो उसका फॉलोअप भी देखना बहुत जरूरी होता है, ताकि नेक्स्ट टाइम ध्यान रखा जाए कि उस बंदे को कैसे समझाना है। ओके, तो ये हो गए आपके आज 3 चीजें। मीनिंग बता दिया मैंने, कैरेक्टरिस्टिक बता दिया और इंपॉर्टेंस बताई।